संविधान सभा और सोवियत गणराज्य। संविधान सभा और बोल्शेविकों द्वारा उसके विघटन का प्रश्न कौत्स्की के पूरे पैम्फलेट का सार है। वह लगातार इस पर लौटता है और द्वितीय इंटरनेशनल के वैचारिक नेता का ये पूरा साहित्यिक उत्पादन इस आशय के इशारों से भरा हुआ है कि बोल्शेविकों ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। ऊपर कौत्स्की के एक उद्धरण को देखें। ये प्रश्न वास्तव में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ बुर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा लोकतंत्र के बीच के संबंध ने व्यावहारिक रूप में क्रांति का सामना किया। आइए देखें कि हमारे मार्क्सवादी सिद्धांतकार ने इस प्रश्न से कैसे निपटा है। वे मेरे द्वारा लिखित और 26 दिसंबर 1917 को प्रावदा में प्रकाशित संविधान सभा पर थीसिस का हवाला देते हैं। कोई सोच सकता है कि दस्तावेजों को उद्धृत करते हुए काउत्स्की के इस विषय के प्रति गंभीर दृष्टिकोण का इससे बेहतर सबूत नहीं मिल सकता। लेकिन देखिए कि वे कैसे उद्धरण देते हैं। वे यह नहीं कहते कि ऐसी 19 थीसिस थीं। वे यह नहीं कहते कि वे संविधान सभा और सोवियत गणराज्य के साथ साधारण बुर्जुआ गणराज्य के संबंधों के बारे में थीं। साथ ही संविधान सभा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बीच हमारी क्रांति में विचलन के इतिहास के बारे में भी थीं। काउत्स्की इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं और पाठक को बस इतना बताते हैं कि उनमें से दो थीसिस में से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ये बताता है कि संविधान सभा के चुनावों के बाद, लेकिन इसके बुलाए जाने से पहले समाजवादी क्रांतिकारियों के बीच विभाजन हुआ था। काउत्स्की यह उल्लेख नहीं करते हैं कि यह पांचवी थीसिस थी। और दूसरी कि सोवियत गणराज्य सामान्य रूप से संविधान सभा की तुलना में एक उच्च लोकतांत्रिक रूप है। काउत्स्की यह उल्लेख नहीं करते हैं कि यह तीसरी थीसिस थी। केवल इस तीसरी थीसिस से ही काउत्स्की ने एक पूरा अंश उद्धृत किया है, अर्थात निम्नलिखित अंश: सोवियत गणराज्य न केवल एक उच्चतर प्रकार की लोकतांत्रिक संस्था है, संविधान सभा द्वारा ताज पहनाए जाने वाले सामान्य बुर्जुआ गणराज्य की तुलना में, बल्कि समाजवाद के लिए सबसे दर्दरहित संक्रमण को सुरक्षित करने में सक्षम एकमात्र रूप है। काउत्स्की ने सामान्य शब्द और थीसिस के परिचयात्मक शब्दों को छोड़ दिया है, बुर्जुआ से समाजवादी व्यवस्था में संक्रमण के लिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए। इन शब्दों को उद्धृत करने के बाद काउत्स्की शानदार व्यंग्य के साथ कहते हैं, यह अफसोस की बात है कि यह निष्कर्ष तभी निकाला गया जब बोल्शेविकों ने खुद को संविधान सभा में अल्पमत में पाया। इससे पहले लेनिन से ज्यादा जोरदार तरीके से किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। काउत्स्की ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 31 पर वस्तुतः यही कहा है। ये निश्चित रूप से एक रत्न है। केवल पूंजीपति वर्ग का एक चाटुकार ही इस प्रश्न को इस तरह से प्रस्तुत कर सकता है कि पाठक को यह आभास हो कि बोल्शेविकों द्वारा उच्च प्रकार के राज्य के बारे में की गई सभी बातें एक कल्पना मात्र हैं, जो संविधान सभा में अल्पमत में आने के बाद प्रकाश में आईं। ऐसा कुख्यात झूठ केवल एक बदमाश ही बोल सकता है जिसने खुद को पूंजीपति वर्ग को बेच दिया है, या जो बिल्कुल एक ही बात है, जिसने एक सिलरोड पर अपना भरोसा रखा है और अपनी जानकारी के स्रोत को छिपा रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि रूस में मेरे आगमन के दिन 4 अप्रैल 1917 को मैंने सार्वजनिक रूप से अपनी थीसिस पढ़ी, जिसमें मैंने बुर्जुआ संसदीय गणराज्य पर पेरिस कम्यून प्रकार के राज्य की श्रेष्ठता की घोषणा की। बाद में मैंने इसे बार बार प्रिंट में कहा, उदाहरण के लिए राजनीतिक दलों पर एक पुस्तिका में, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और जनवरी 1918 में न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में प्रकाशित हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि अप्रैल 1917 के अंत में आयोजित बोल्शेविक पार्टी के सम्मेलन ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि एक सर्वहारा और किसान गणराज्य एक बुर्जुआ संसदीय गणराज्य से बेहतर है, कि हमारी पार्टी बाद वाले से संतुष्ट नहीं होगी और पार्टी कार्यक्रम को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। इन तथ्यों के सामने काउत्स्की की इस चाल को क्या नाम दिया जा सकता है, जिसमें वह अपने जर्मन पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं संविधान सभा के आयोजन की जोरदार मांग कर रहा था और मैंने संविधान सभा के सम्मान और गरिमा को तभी छोटा करना शुरू किया जब बोल्शेविक उसमें अल्पमत में आ गए। ऐसी चाल को कोई कैसे माफ कर सकता है? संयोग से काउत्स्की के पर्चे में इस तरह के कई मेंशेविक झूठ हैं। यह एक कटु मेंशेविक द्वारा लिखा गया व्यंग्य है। लेनिन ये दलील देकर कि काउत्स्की तथ्यों को नहीं जानता था। अगर ऐसा है तो उसने उनके बारे में लिखने का बीड़ा क्यों उठाया? या उसने ईमानदारी से यह घोषणा क्यों नहीं की कि वह मेंशेविक स्टीन और एक्सेलरोड एंड कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिख रहा था? वस्तुनिष्ठ होने का दिखावा करके काउत्स्की मेंशेविकों के सेवक के रूप में अपनी भूमिका को छिपाना चाहता है, जो पराजित होने के कारण असंतुष्ट है। हालांकि जो कुछ आने वाला है उसकी तुलना में यह एक मामूली बात है। मान लीजिए कि काउत्स्की अपने मुखबिरों से बोल्शेविक प्रस्तावों और घोषणाओं का अनुवाद प्राप्त नहीं कर पाए कि बोल्शेविक बुर्जुआ संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य से संतुष्ट होंगे या नहीं।
मान लीजिए कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन काउत्स्की ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 30 पर 26 दिसंबर 1917 की मेरी थीसिस का सीधे उल्लेख किया है। क्या वह इन सिद्धांतों को पूरी तरह नहीं जानता, या वह केवल वही जानता है जो स्टीन, एक्सेलरोड और कंपनी ने उसके लिए अनुवादित किया था? काउत्स्की ने तीसरी थीसिस को इस बुनियादी सवाल पर उद्धृत किया है कि क्या बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनावों से पहले यह महसूस किया था कि सोवियत गणराज्य बुर्जुआ गणराज्य से बेहतर है, और क्या उन्होंने लोगों को यह बताया था? लेकिन वह दूसरी थीसिस के बारे में चुप रहता है। दूसरा शोध प्रबंध इस प्रकार है, एक संविधान सभा के आयोजन की मांग करते हुए क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्र ने 1917 की क्रांति की शुरुआत से ही बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सोवियतों का गणराज्य संविधान सभा वाले सामान्य बुर्जुआ गणराज्य की तुलना में लोकतंत्र का एक उच्चतर रूप है। मेरे इटैलिक्स बोल्शेविकों को सिद्धांतहीन लोगों के रूप में, क्रांतिकारी अवसरवादियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग काउत्स्की ने अपनी पुस्तक में कहीं किया है। मुझे याद नहीं कि किस संबंध में श्री काउत्स्की ने अपने जर्मन पाठकों से ये तथ्य छिपाया है कि इन शोध प्रबंधों में बार बार की गई घोषणाओं का प्रत्यक्ष संदर्भ है। ये हैं वो तुच्छ, दयनीय और घृणित तरीके जो श्री काउत्स्की अपनाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने सैद्धांतिक सवाल से बचने की कोशिश की है। क्या ये सच है या नहीं कि बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसदीय गणतंत्र पेरिस कम्यून या सोवियत प्रकार के गणतंत्र से कमतर है? यही पूरी बात है, और काउत्स्की ने इसे टाल दिया है। काउत्स्की ने पेरिस कम्यून के अपने विश्लेषण में मार्क्स द्वारा कही गई सभी बातों को भूल दिया है। उन्होंने 28 मार्च 1875 को बेबेल को लिखे एंगेल्स के पत्र को भी भूल दिया है, जिसमें मार्क्स के इसी विचार को विशेष रूप से स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से सूत्रबद्ध किया गया है। कम्यून अब शब्द के उचित अर्थ में एक राज्य नहीं रह गया था। यहाँ द्वितीय इंटरनेशनल के सबसे प्रमुख सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर एक विशेष पुस्तिका लिखी है, जिसमें रूस से संबंधित विशेष रूप से चर्चा की गई है, जहाँ लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्य से उच्चतर राज्य के स्वरूप का प्रश्न सीधे और बार बार उठाया गया है, जबकि इस प्रश्न को अनदेखा किया गया है। वास्तव में ये बुर्जुआ खेमे में भाग जाने से किस तरह भिन्न है? आइए हम कोष्ठक में ये देखें कि इस मामले में भी काउत्स्की रूसी मेंशेविकों के पीछे ही चल रहे हैं। मेंशेविकों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्क्स और एंगेल्स के सभी उद्धरणों को जानते हैं। फिर भी अप्रैल से अक्टूबर 1917 तक और अक्टूबर 1917 से अक्टूबर 1918 तक एक भी मेंशेविक ने कभी भी पेरिस कम्यून प्रकार के राज्य के प्रश्न की जांच करने का एक भी प्रयास नहीं किया। प्लेखानोव भी इस प्रश्न से बचते रहे। जाहिर है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान सभा के बिखराव पर उन लोगों के साथ चर्चा करना जो खुद को समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्य प्रश्न पेरिस कम्यून प्रकार के राज्य के प्रश्न पर पूंजीपति वर्ग के पास चले जाते हैं। सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा होगा। संविधान सभा पर मेरे शोध प्रबंधों का पूरा पाठ वर्तमान पुस्तक के परिशिष्ट के रूप में देना पर्याप्त होगा। पाठक तब देखेंगे कि प्रश्न 26 दिसंबर 1917 को सिद्धांत, इतिहास और व्यावहारिक राजनीति के प्रकाश में प्रस्तुत किया गया था। यदि काउत्स्की ने एक सिद्धांतकार के रूप में मार्क्सवाद को पूरी तरह से त्याग दिया है, तो कम से कम एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने संविधान सभा के साथ सोवियत संघ के संघर्ष के प्रश्न की जांच की होगी। हम काउत्स्की की कई रचनाओं से जानते हैं कि वह एक मार्क्सवादी इतिहासकार बनना जानते थे, और उनके ऐसे कार्य उनके बाद के धर्मत्याग के बावजूद सर्वहारा वर्ग की स्थायी संपत्ति बने रहेंगे। लेकिन इस प्रश्न पर काउत्स्की एक इतिहासकार के रूप में भी सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, प्रसिद्ध तथ्यों की अनदेखी करते हैं और एक चाटुकार की तरह व्यवहार करते हैं। वह बोल्शेविकों को सिद्धांतहीन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और वह अपने पाठकों को बताते हैं कि उन्होंने संविधान सभा को तितर-बितर करने से पहले उसके साथ संघर्ष को कम करने की कोशिश की थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमें कुछ भी वापस नहीं लेना है। मैं थीसिस को पूरा प्रस्तुत करता हूं और उसमें इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है, संविधान सभा में जमे हुए अस्थिर निम्न पूंजीपति वर्ग के सज्जनों, या तो सर्वहारा तानाशाही के साथ समझौता कर लो, अन्यथा हम तुम्हें क्रांतिकारी तरीकों से पराजित कर देंगे। थीसिस 18 और 19। एक सच्चा क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग सदैव इसी प्रकार का व्यवहार करता आया है और सदैव धूलमुल निम्न बुर्जुआ वर्ग के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। संविधान सभा के प्रश्न पर काउत्स्की एक औपचारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। मेरे शोध प्रबंध में स्पष्ट रूप से और बार बार कहा गया है कि क्रांति के हित संविधान सभा के औपचारिक अधिकारों से ऊंचे हैं। शोध प्रबंध 16 और 17 देखें। औपचारिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण ठीक बुर्जुआ लोकतंत्रवादी का दृष्टिकोण है, जो यह मानने से इनकार करता है कि सर्वहारा वर्ग और सर्वहारा वर्ग संघर्ष के हित सर्वोच्च हैं। एक इतिहासकार के रूप में काउत्स्की इस बात से इनकार नहीं कर पाते कि बुर्जुआ संसदें इस या उस वर्ग के अंग हैं।
लेकिन अब क्रांति को त्यागने के घिनौने उद्देश्य के लिए काउत्स्की को अपने मार्क्सवाद को भूलना जरूरी लगता है, और वह ये प्रश्न करने से बचते हैं, रूस की संविधान सभा किस वर्ग का अंग थी। काउत्स्की ठोस परिस्थितियों की जांच नहीं करते हैं, वो तथ्यों का सामना नहीं करना चाहते हैं। वह अपने जर्मन पाठकों से इस तथ्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहता कि थीसिस में न केवल बुर्जुआ लोकतंत्र के सीमित चरित्र के प्रश्न की सैद्धांतिक व्याख्या है, थीसिस 1 से 3 न केवल उन ठोस परिस्थितियों का वर्णन है जो अक्टूबर 1917 के मध्य में उम्मीदवारों की पार्टी सूचियों और दिसंबर 1917 में मामलों की वास्तविक स्थिति के बीच विसंगति को निर्धारित करती हैं। थीसिस 4 से 6 बल्कि अक्टूबर से दिसंबर 1917 में वर्ग संघर्ष और गृहयुद्ध का इतिहास भी है। थीसिस 7 से 15। इस ठोस इतिहास से हमने ये निष्कर्ष निकाला, थीसिस 14 की संविधान सभा को सारी शक्ति का नारा वास्तव में कैडेटों और कलेदिन लोगों और उनके समर्थकों का नारा बन गया था। इतिहासकार काउत्स्की इसे नहीं देख पाते। इतिहासकार काउत्स्की ने कभी नहीं सुना कि सार्वभौमिक मताधिकार कभी कभी निम्न बुर्जुआ, कभी कभी प्रतिक्रियावादी और प्रतिक्रांतिकारी संसदों को जन्म देता है। मार्क्सवादी इतिहासकार काउत्स्की ने कभी नहीं सुना कि चुनावों का स्वरूप, लोकतंत्र का स्वरूप एक चीज है और दी गई संस्था की वर्गीय विषय वस्तु दूसरी चीज है। संविधान सभा की वर्गीय विषय वस्तु का ये प्रश्न मेरे शोध प्रबंधों में सीधे सीधे रखा गया है और इसका उत्तर दिया गया है। शायद मेरा उत्तर गलत है। हमारे विश्लेषण की मार्क्सवादी आलोचना से अधिक स्वागत योग्य कुछ भी नहीं होता जो किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की जाती बोल्शेविज्म की आलोचना को रोकने वाले के बारे में नितांत मूर्खतापूर्ण वाक्यांश, जिनमें से काउत्स्की की पुस्तक में बहुत हैं, लिखने के बजाय उन्हें ऐसी आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन मुद्दा यह है कि वे कोई आलोचना नहीं करते। वे एक ओर सोवियतों और दूसरी ओर संविधान सभा के वर्गीय विश्लेषण का प्रश्न भी नहीं उठाते। इसलिए काउत्स्की के साथ बहस करना, वाद विवाद करना असंभव है। हम पाठक को केवल ये बता सकते हैं कि काउत्स्की को एक पाखंडी के अलावा और कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता। सोवियत संघ और संविधान सभा के बीच मतभेद का अपना इतिहास है, जिसे वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से सहमत न होने वाला इतिहासकार भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। काउत्स्की इस वास्तविक इतिहास को नहीं छूते। काउत्स्की ने अपने जर्मन पाठकों से यह सर्वविदित तथ्य, जिसे अब केवल दुष्ट मेंशेविक ही छिपाते हैं, छिपाया है कि सोवियत संघ और सामान्य राज्य यानी बुर्जुआ संस्थाओं के बीच मतभेद मेंशेविकों के शासन में भी मौजूद थे, यानी फरवरी के अंत से अक्टूबर 1917 तक। दरअसल काउत्स्की सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच सुलह, समझौता और सहयोग की स्थिति को अपनाते हैं। काउत्स्की चाहे जितना भी इसे नकारें, यह एक ऐसा तथ्य है जो उनके पूरे पैम्फलेट से प्रमाणित होता है। ये कहना कि संविधान सभा को विघटित नहीं किया जाना चाहिए था, ये कहने के समान है कि पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ाई को अंत तक नहीं लड़ा जाना चाहिए था, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंका नहीं जाना चाहिए था तथा सर्वहारा वर्ग को उनके साथ शांति स्थापित करनी चाहिए थी। काउत्स्की ने इस तथ्य के बारे में चुप्पी क्यों साधी कि फरवरी और अक्टूबर 1917 के बीच मेंशेविक इस अपमानजनक कार्य में लगे हुए थे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यदि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच सामंजस्य स्थापित करना संभव था, तो मेंशेविक ऐसा करने में सफल क्यों नहीं हुए? पूंजीपति वर्ग सोवियतों से अलग क्यों रहा? मेंशेविकों ने सोवियतों को क्रांतिकारी लोकतंत्र और पूंजीपति वर्ग को संपत्तिवान तत्व क्यों कहा? काउत्स्की ने अपने जर्मन पाठकों से यह बात छिपाई है कि यह मेंशेविक ही थे जिन्होंने अपने शासन के युग फरवरी से अक्टूबर 1917 में सोवियतों को क्रांतिकारी लोकतंत्र कहा था, जिससे उन्होंने अन्य सभी संस्थाओं पर अपनी श्रेष्ठता स्वीकार की थी। इस तथ्य को छिपाकर ही इतिहासकार काउत्स्की ने यह दर्शाया कि सोवियतों और पूंजीपति वर्ग के बीच मतभेद का कोई इतिहास नहीं था, बल्कि यह बोल्शेविकों के बुरे व्यवहार के कारण अचानक, बिना किसी कारण के अचानक पैदा हुआ था। फिर भी वास्तव में यह मेंशेविक समझौते का 6 महीने से अधिक क्रांति के समय में एक बहुत बड़ी अवधि का अनुभव था, जो सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के साथ मिलाने के उनके प्रयासों का था, जिसने लोगों को इन प्रयासों की निरर्थकता के बारे में आश्वस्त किया और सर्वहारा वर्ग को मेंशेविकों से दूर कर दिया। काउत्स्की मानते हैं कि सोवियत सर्वहारा वर्ग का एक बेहतरीन लड़ाकू संगठन है और उनके सामने एक महान भविष्य है। लेकिन ऐसा होने पर काउत्स्की की स्थिति ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाती है, या एक छोटे बुर्जुआ के सपनों की तरह कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच तीव्र संघर्ष को टाला जा सकता है। क्योंकि क्रांति एक निरंतर और इसके अलावा हताश संघर्ष है और सर्वहारा वर्ग सभी उत्पीड़ितों का अग्रणी वर्ग है, सभी उत्पीड़ितों की मुक्ति की आकांक्षाओं का केंद्र और केंद्र है।
इसलिए स्वाभाविक रूप से उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष के अंत के रूप में सोवियत ने किसी भी अन्य संस्था की तुलना में इन लोगों के मूड और विचारों के परिवर्तनों को कहीं अधिक तेजी से, पूरी तरह से और ईमानदारी से प्रतिबिंबित और व्यक्त किया। ये संयोग से एक कारण है कि सोवियत लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रकार है। 28 फरवरी पुरानी शैली और 25 अक्टूबर 1917 के बीच की अवधि में सोवियत संघ रूस की आबादी के भारी बहुमत, सभी श्रमिकों और सैनिकों और 70 या 80% किसानों के प्रतिनिधियों के 2 अखिल रूसी सम्मेलनों को बुलाने में कामयाब रहा। स्थानीय ओएज़ शहर गुबनिया और क्षेत्रीय कांग्रेसों की विशाल संख्या का उल्लेख नहीं करना। इस अवधि के दौरान पूंजीपति वर्ग बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक भी संस्था को बुलाने में सफल नहीं हुआ, सिवाय उस स्पष्ट दिखावटी और मजाक के जिसे डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जिसने सर्वहारा वर्ग को क्रोधित कर दिया। संविधान सभा ने सोवियत संघ की पहली जून अखिल रूसी कांग्रेस के समान ही लोकप्रिय मनोदशा और समान राजनीतिक समूह को प्रतिबिंबित किया। संविधान सभा के गठन के समय जनवरी 1918, सोवियतों की दूसरी अक्टूबर 1917 और तीसरी जनवरी 1918 कांग्रेस हो चुकी थी, और दोनों ने ही यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया था कि जनता वामपंथ की ओर झुक गई थी, क्रांतिकारी बन गई थी, मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों से विमुख हो गई थी और बोल्शेविकों के पक्ष में चली गई थी, यानी वह निम्न बुर्जुआ नेतृत्व से विमुख हो गई थी, इस भ्रम से कि पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करना संभव है, और पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए सर्वहारा क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल हो गई थी। इसलिए सोवियत संघ का बाहरी इतिहास भी दिखाता है कि संविधान सभा एक प्रतिक्रियावादी संस्था थी और उसका बिखराव अपरिहार्य था। लेकिन काउत्स्की अपने नारे पर दृढ़ता से अड़े रहे, शुद्ध लोकतंत्र कायम रहे, भले ही क्रांति नष्ट हो जाए और पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग पर विजय प्राप्त करे। फिएट जस्टिटिया पेरिट मुंडस, लैटिन में इसका अर्थ है न्याय हो, भले ही दुनिया नष्ट हो जाए। संपादक, रूसी क्रांति के इतिहास के दौरान सोवियत संघ की अखिल रूसी कांग्रेसों से संबंधित संक्षिप्त आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। सोवियत संघ की अखिल रूसी कांग्रेस। प्रथम कांग्रेस 3 जून 1917, प्रतिनिधियों की संख्या 790, बोल्शेविकों की संख्या 103, बोल्शेविकों का प्रतिशत 13%। दूसरा कांग्रेस 25 अक्टूबर 1917, प्रतिनिधियों की संख्या 675, बोल्शेविकों की संख्या 343, बोल्शेविकों का प्रतिशत 51%। तीसरा कांग्रेस 10 जनवरी 1918, प्रतिनिधियों की संख्या 710, बोल्शेविकों की संख्या 434, बोल्शेविकों का प्रतिशत 61%। चौथा कांग्रेस 14 मार्च 1918, प्रतिनिधियों की संख्या 1232, बोल्शेविकों की संख्या 795, बोल्शेविकों का प्रतिशत 64%। पांचवा कांग्रेस 4 जुलाई 1918, प्रतिनिधियों की संख्या 1164, बोल्शेविकों की संख्या 773, बोल्शेविकों का प्रतिशत 66%। इन आंकड़ों पर एक नजर डालना यह समझने के लिए पर्याप्त है कि संविधान सभा का बचाव और बोल्शेविकों के पीछे आबादी का बहुमत न होने की बात काउत्स्की की तरह रूस में सिर्फ उपहास क्यों की जाती है।